हेलो एवरीवन। तो ग्रेविटेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन के चैप्टर में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बातें कर रखी हैं और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रखा थोड़ा बहुत सा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो करने जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, और थोड़े बहुत से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चैप्टर आज जो पार्ट हमारे पास उसको स्टार्ट कर देंगे हमारे पास। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का ही हम लोगों ने पॉइंट मास की वजह से पढ़ रखा था कि किसी मास है, अगर कोई एक पॉइंट मास है, इसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो कितनी आएगी? E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज E इज इक्वल टू जी, जो मास है एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी एम डिवाइडेड बाय जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास आर का स्क्वायर लिख लिया मैंने, स्मॉल आर डिस्टेंस ले रहे हैं हमारे पास, जी एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर आया था डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा अगर इसको, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जी जो हमारे पास मास है डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास, तो जी एम इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब हमारे पास यहाँ रखा था। ये हम लोगों ने बातें कर रखी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। अब नेक्स्ट करते हैं। मैंने कहा था कि जो तुम लोगों ने फोर्स में क्वेश्चन किए हुए हैं वही सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में क्वेश्चन होंगे। सेम उसी तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में क्वेश्चंस को किया था। तो सेम वैसी अप्रोच रखेंगे, वैसे ही फॉर्मूला आएगा हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा था कि मान लो हमारे पास दो मासेस थे, एक मास ये है स्मॉल एम, कुछ डिस्टेंस पे दूसरा मास है स्मॉल एम, इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर था हमारे पास। तो हम लोगों ने नल पॉइंट निकाला था, यहाँ पे नल पॉइंट निकाला था। अगर मैंने इस मास को m1 दे लिया नाम, इस मास को m2, तो नल पॉइंट का जो डिस्टेंस आया था स्मॉलर वाले मास से, अगर मैं इसको x लिखता हूँ और मैं कह देता हूँ कि m2 बड़ा है m1 से, तो स्मॉलर वाले मास से डिस्टेंस जो आया था x इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 प्लस ऑफ रूट ऑफ m2 इनटू इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज r। ये फॉर्मूला आया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में सेम ऐसा ही होगा हमारे पास कि नल पॉइंट अगर पूछा जाए तो हमारे पास, कि अगर नल पॉइंट पूछा जा रहा है तो हमारे पास नल पॉइंट पूछा जा रहा है तो सेम डिस्टेंस आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। कहां पे होगा? ये वाला डिस्टेंस हो, जैसा फोर्स में आया था वैसा ही सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा कि एक मास है तुम्हारे पास, मान लो एक मास है तुम्हारे पास 100 kg का, और एक मास दिख रखा तुम्हारे पास 1000 kg का। एक मास 100 kg का और एक मास दिख रखा तुम्हारे पास 1000 kg का मास दिख रखा हुआ है। इनके बीच में डिस्टेंस ले लो तुम लोग 1 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर डिस्टेंस ले लिया इनके बीच में। तुम्हें बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पे 0 आएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पे 0 आएगी? डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बेसिक वाला मेथड था उससे बता दूंगा एक बार, इस फॉर्मूले से भी अप्रोच किया जा सकता है। एक बार खुद से ट्राई करिएगा। तुम लोग स्मॉलर वाले मास से डिस्टेंस बता देना मेरे को, या फिर नल पॉइंट कहां पे आएगा स्मॉलर वाले मास से कहां पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले जनरल वाले मेथड से कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से लेके मैं मान लेता हूं इस वाले डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हमारे पास नल पॉइंट आ रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा हमारे पास? फिर 1 माइनस ऑफ x बच गया मीटर में। ये वाला डिस्टेंस x मान लिया, ये बच गया 1 माइनस ऑफ x मीटर हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास तो हमने नल पॉइंट निकालना है, तो नल पॉइंट निकालना है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होनी चाहिए, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो कर देते हैं हमारे पास इस पॉइंट पे, इस मास की वजह से, एक मास की वजह से इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस साइड को, जिस साइड को फोर्स आती है उस साइड को इंटेंसिटी, इस मास की वजह से इंटेंसिटी इस साइड को। नल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट वहीं पे होगा जहां पे नेट फोर्सेस का सम 0 आ जाए, या फिर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आ जाए, या फिर नेट इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू E2 आ जाए। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखते हैं, इस वाली इंटेंसिटी को लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज इस मास की वजह से यहाँ पे, तो फॉर्मूला वो रहा हमारे पास जी एम मास 100 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू g इंटू जो दूसरा वाला मास था 1000 है हमारे पास, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर आ गया, g इंटू 100 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, g इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। अब देखिएगा आगे g से g कैंसिल कर दीजिए, डबल जीरो चला गया, ये बचा हमारे पास 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास।
एक्स वालों को इकट्ठा कर देते हैं। ये किया 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिख लिया, इस पूरे का स्क्वायर लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू 10 के बराबर लिख लेते हैं हम लोग। इतना आ गया हमारे पास, 10 आ गया हमारे पास। तो रूट कर दो एक साइड, ये आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 10, ये आ गया रूट 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 10 प्लस ऑफ 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x की जो वैल्यू आई 1 अपॉन रूट 10 प्लस ऑफ 1, अप्रॉक्सीमेट में ऐसे रहने देते हैं, ये मीटर में आंसर आ गया हमारे पास। तो चेक कर लीजिए इसको, तो इतना आंसर आएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सारे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से कैसे कैसे आती है हमारे पास, डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से कैसे कैसे आती है हमारे पास। डेरिवेशन में इनकी जी जाएंगे हम लोग, जो हमारे पास फॉर्मूला रिजल्ट्स आए इन सब चीज़ों के, जो रिजल्ट आए हमारे पास इन सब चीज़ों के, वही लिखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर हमारे पास क्या आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर कितनी आएगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर मान लिया, एक हॉलो स्फीयर बना लिया। इस हॉलो स्फीयर का मास m, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R ले लिया हम लोगों ने, इस रेडियस कैपिटल R, एक हॉलो स्फीयर लिया हम लोगों ने। इस हॉलो स्फीयर की वजह से मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है जी, डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे जनरल केस हम लोगों ने पहले कर रखे थे, सबसे पहला केस नंबर 1 बना रहे हैं हम लोग। जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, केस नंबर 1 में हम लोग बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट है हमारे पास, वो आउटसाइड द स्फीयर ले लेते हैं। जो पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, वो आउटसाइड द स्फीयर ले लिया, यहाँ जैसे पॉइंट ले लिया, आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट लिया, तो ये लिख लिया स्मॉल r, ये p पॉइंट पे लिख लिया जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। केस नंबर 1 बनाया, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास, जो पॉइंट हमारे पास वो आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E लिख दिया, या फिर I एट पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, अब जैसा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में किया था, क्या करना है, इधर सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया। क्या किया, सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, ठीक है जी। अभी भी कर देते हैं, सारा का सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, तो कैपिटल M सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया। तो ये कैसे बिहेव करने लग पड़ेगा, ये एज अ पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लग पड़ेगा। कैसे बिहेव करने लग पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लग पड़ा। तो पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लग पड़ा, और हमारे को P पॉइंट पे निकालना, तो इसका तो पता हमारे को कितना होता है, G, जो हमारे पास मास है वो M डिवाइडेड बाय सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज R का स्क्वायर, जहाँ पे पॉइंट मास ये मास कंसंट्रेट किया वहां तक, तो GM बाई R का स्क्वायर, नॉर्मल आंसर आसान सा आ गया, GM बाई R का स्क्वायर। केस नंबर 2 क्या बनाएंगे इसका, जब मान लीजिए इस पॉइंट को सरफेस पे लेके आगे, दैट इज केस नंबर 2 बनाएंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर। देखो आसान सी चीज है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इनको। ये P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आ गया, तो P पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया, तो तुमने कुछ नहीं करना, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, सरफेस के ऊपर लिख दिया, ES लिख दिया मैंने, सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस लिख लीजिएगा, ऑन द सरफेस। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r की जगह कैपिटल R का स्क्वायर आ गया हमारे पास, GM बाय R का स्क्वायर, ठीक है। केस नंबर 3 हमारे पास, केस नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, केस नंबर 3 क्या है, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया, ये स्फीयर था, स्फीयर के अंदर है पॉइंट, ये आ गया स्मॉल r, तुम्हारे पास कैपिटल R इसका रेडियस था, ये स्मॉल r है, तो ये बना लिया ऐसे करके स्फीयर, ये तरह से पॉइंट मास हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए अब अंदर आ गए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हॉलोस्फीयर के अंदर आ गए, तो हॉलोस्फीयर के अंदर कितनी आएगी हमारे पास, 0। कितनी आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर, इनसाइड द हॉलोस्फीयर कितनी आएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास। रीजन हमने जैसा फोर्स में दिया था कि अंदर कोई मास है ही नहीं हमारे पास, तो हॉलोस्फीयर के अंदर कोई मास नहीं है, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी वहां पे, 0 आ जाएगी। तो ये आगे हम लोगों ने हॉलोस्फीयर के अंदर, आउटसाइड से भी देख लिया, ऑन द सरफेस भी देख लिया, इनसाइड द सरफेस भी देख लिया, GM बाय R स्क्वायर, GM बाय कैपिटल R स्क्वायर, और ये 0 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या आएगा, हॉलोस्फीयर की वजह से रिजल्ट देख लिए सारे के सारे हम लोगों ने। अब सबसे पहले इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस का ग्राफ देखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E का
वर्सेस स्मॉल आर के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने बना लिया ये ई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूँ। ये स्मॉल आर आ गया, इस साइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना, ई लिख लिया या फिर आई लिखना होगा, आई लिख लेना। सबसे पहले अब ये स्फीयर है, मान लो अगर इमेजिनरी स्फीयर बना ली करो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे स्फीयर बना ली मैंने, इस स्फीयर को यहाँ जैसे रख दिया है ऐसे करके, इमेजिन बना लिया कि इमेजिन करके सोच लिया कि यहाँ जैसे एक स्फीयर है, तो उस हिसाब से बनाना। ये पॉइंट आ जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर वाला, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर वाला। अंदर तो फील्ड जीरो, तो ग्राफ तो यहाँ पे इसी लाइन पे रहेगा हमारे पास, इसी लाइन पे जीरो पे रहेगी वैल्यू। उसके बाद एकदम से इंक्रीज हो रही है, सरफेस पे कितनी आई थी, सरफेस पे आई थी जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर आई थी, जी एम बाई आर का स्क्वायर आई थी। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ गई यहाँ पे इतनी, ई की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई, मान लीजिए कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं बना लिया हम लोग, यहाँ पे जैसे वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है जी, बोलना मैंने ये वैसे करके बना लिया, ये ऐसे करके कहीं और बार सरफेस पे नहीं सोचना कि सरफेस पे है, ये पॉइंट आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, ये सरफेस पे आ गया पॉइंट, ये सरफेस पे आ गया पॉइंट, यहीं से बना देते हैं हम लोग, ये आ गया सरफेस पे पॉइंट, तो सरफेस पे वैल्यू तो यही पॉइंट मार्क कर देते हैं हम लोग, जी एम बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई। इसके बाद आउटसाइड में क्या था, आउटसाइड में था हमारे पास जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ई कैसे आ रहा है आउटसाइड के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो इनवर्सली में कैसे ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बना दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे आउटसाइड द रीजन है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर, ये आउटसाइड का रीजन के लिए, आउट साइड के रीजन के लिए। तो ग्राफ बनाना हो अगर सीधा सीधा तो कैसा ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ऐसे सिंपल करके कि ई और आर का ग्राफ बनाना हमारे पास, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनाना हमारे पास अगर, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, बोलना हमारा ग्राफ सेंटर पे तो कुछ नहीं बोलना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से यहाँ से यहाँ जैसे से ये बन जाएगा ऐसे करके, ये पॉइंट कौन सा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का स्क्वायर। तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास। अब ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, पूछ लेते हैं डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन में, पूछ लेते हैं हमारे पास कि कैसे ग्राफ बनेगा अगर हॉलोस्फीयर के लिए ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए कैसे आएगा रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। मान लीजिए ये बना ली मैंने सॉलिड स्फीयर, ये आ गया सॉलिड स्फीयर हमारे पास। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर बना लिया, मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर बना लिया हम लोगों ने। ठीक है जी, बोलना अब सबसे पहला केस नंबर 1, इसका भी सेम केस नंबर 1 कौन सा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, केस नंबर 1, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये पॉइंट कहाँ पे जैसे लिया, आउटसाइड द स्फीयर ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया आउटसाइड द स्फीयर, पी पॉइंट पे नाम दे दिया, ये स्मॉल आर डिस्टेंस आ गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे कितनी आ जाएगी, सेम जैसे हॉलोस्फीयर में, इस सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, तो इस मास के लिए जो सेंटर पे कंसंट्रेट किया, इसके लिए पॉइंट मास की तरह ये आ जाएगा हमारे पास। ये अगर हम ऐसे सोच सकते हैं कि पी पॉइंट्स देख रहे हैं, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए ये स्फीयर कैसे एक्ट करता है, पॉइंट मास की तरह एक्ट करने लग पड़ता है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, सेम वैसे ही जी एम बाई आर का स्क्वायर आ गया हमारे पास, बिल्कुल आसान सा है, जी एम बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज में लिख दिया हम लोगों ने। सेम सेकंड चीज कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जब कर रहे हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब कितना आ जाएगा हमारे पास, तो क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे ले लिए, सरफेस के ऊपर, कितना आ जाएगा, जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर आ गया सरफेस के लिए। बात है अंदर वाले पॉइंट के लिए, जो अंदर वाला पॉइंट है, तो जैसा कि न्यूटन शेल थ्योरम में बताया था उस दिन, मास को कैसे निकालेंगे अंदर वाले पॉइंट के लिए। मान लीजिए पॉइंट यहाँ जैसे है, ये पॉइंट यहाँ जैसे, ये स्मॉल आर डिस्टेंस बनाया, स्मॉल आर, और कैपिटल आर हमारे पास था रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मेरे पास ये बन गया था स्फीयर, इस पूरे का मास तो कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले का मास कुछ और आएगा, मान लीजिए एम डैश। तो अगर किसी को याद होगा तो हम लोगों ने यूनिटरी वाले मेथड से बताया था कैसे निकालना है, यूनिटरी मेथड से बताया था मास को कैसे निकालना है, वॉल्यूम के साथ इक्वेट करके। अभी के लिए मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे जब क्या है,
स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। केस नंबर थर्ड, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, दैट इज जी, जो हमारे पास मास है कैपिटल एम और रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब, इतनी आती है हमारे पास। किसी को निकालनी यूनिटरी मेथड से बताया न्यूटन शेल थ्योरम में कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो जी एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब आ जाएगा। सो नोट कर लीजिएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, जी एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ग्राफ भी देख लेते हैं अभी यहीं पे, ई वर्सेस आर का ग्राफ, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ कैसे आएगा, देखिए बना लिया ऐसे करके, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। सबसे पहले अंदर कैसे आ रहा है, देखो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब देखो ई कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कांस्टेंट ही, स्मॉल आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन में कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया इंक्रीजिंग में स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग में स्ट्रेट लाइन बना दी तुम लोगों ने, ये बना दिया ऐसे करके, ये आ गया स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग में, ठीक है, ये आ गया सरफेस तक, ये कहाँ तक आ जाएगा बोलना, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक आ गया, कहाँ तक आ गया हमारे पास, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक आ गया। इसके बाद ऑन द सरफेस तो ये आ गई वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ऑन द सरफेस आ जाएगी जी एम बाई आर का क्यूब, जी एम बाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब इनसाइड द, जब आउटसाइड द स्फीयर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है, इनवर्सली के अभी बनाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे करके आ गया हमारे पास, तो ऐसे करके ग्राफ बनता है इसका हमारे पास, ये कैसे करके ग्राफ बनता है, ऐसे करके ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे लिख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इस वाले रीजन में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, इस वाले रीजन में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ जाएगा हमारे पास, ये इनसाइड द स्फीयर हो जा रहा है, आउटसाइड द स्फीयर हो जा रहा है हमारे पास। तो ये भी जनरल सी बातें हमारे पास, आसान से केसेस है सारे, कि ग्रेटर देन कैपिटल आर ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। ये अगर किसी को जानना होगा कि स्मॉल एम, इसकी एम डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम डैश की वैल्यू तो यूनिटरी मेथड से बताया था पिछले केस में, हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से किया होता हम लोगों ने, तो उसको पुट करना वहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब। तो अभी डेरिवेशन पे जा नहीं रहे तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लूँगा, क्वेश्चन करवा देंगे इसकी सारी वेरायटी हमारे पास। अभी ये जल्दी से डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट देखना अब क्या आएगा, रिंग का केस करेंगे अब हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग देख लेते हैं हम लोग। दो चीज़ें हम लोगों ने कर ली, एक सॉलिड स्फीयर की कर ली, एक हॉलो स्फीयर की कर ली। अब ड्यू टू रिंग देख लेते हैं हमारे पास। तो रिंग में क्या है, सबसे पहले मान लिया हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग बताना हम लोगों ने, ड्यू टू क्या बताना है, रिंग बताना हम लोगों ने, ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास रिंग, ये मान ली मैंने रिंग है। मैं रिंग को कैसे देख रहा हूँ, ये रिंग का सेंटर आ गया, ये सेंटर पॉइंट और मान लिया सबसे पहले, और ये रेडियस आर मान लिया। मैं कह रहा हूँ मैं रिंग को कैसे देख रहा हूँ, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये रिंग ऐसे करके हमारे पास, ये रिंग ऐसे करके मैं इस सेंटर वाले पॉइंट से कुछ डिस्टेंस चला गया, सेंटर वाले पॉइंट से कुछ डिस्टेंस चला गया यहाँ तक, इसको हम लोगों ने एक्स बना लिया, मान लो ये मैंने डिस्टेंस एक्स मान लिया, ठीक है वो ना। अब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट दिस पॉइंट निकालनी है। ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक्स डिस्टेंस है, इसके सामने से सेंटर से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे पी पॉइंट है हमारे पास, इस पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। देखिए थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है, ये रिंग आ गई, तो हमें इस पी पॉइंट पे हमारे पास इस रिंग की वजह से पी पॉइंट के ऊपर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारे पास क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लीजिए मैंने छोटा सा मास डीएम काटा, यहाँ पे एक छोटा सा मास डीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे इस छोटा सा मास डीएम ले लिया। इस छोटे से मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी। अब देखो ये रिंग ऐसे करके इधर छोटा सा मास रखा है, इस छोटे से मास से यहाँ पे पॉइंट, तो इस छोटे मास की वजह से तुमने लाइन बना ली, ऐसे करके लाइन बना ली, तो इस मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ को आएगी, इस वाली साइड को आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इधर को आ गई तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको डीई लिख लिया मैंने छोटा। अब स्मॉल मास की वजह से है तो स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख ली, स्मॉल मास की वजह से है तो स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख ली। अब मान लीजिए ये इंटेंसिटी डीई एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस तरह से आ रही है, तो ये एंगल थीटा बना रही है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। वैसे ही मैंने सेम छोटा मास यहाँ पे माना, इसके ऑपोजिट में, एकदम ऑपोजिट में छोटा मास डीएम माना। इस रिंग के एक ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे और एक छोटा वाला पार्ट नीचे आ रहा है,
इसकी वजह से ऊपर को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इस छोटे वाले मास की वजह से नीचे को ये आ जाएगी ऐसे करके। तो इसकी वजह से कहाँ को आ गई, ये इस साइड को आ जाएगी। अब सेम मास है, अब ये डिस्टेंस जितना होगा, अगर मान लीजिए मैंने स्मॉल आर लिख दिया, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ई आ जाएगी। वैसे तुम लोग छोटे छोटे मासेस डीएम 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 काट लो यहाँ पे, और सबका डिस्टेंस आर ही आएगा, तो सबके वेक्टर्स बनेंगे ऐसे करके, कुछ ऐसे करके वेक्टर्स बनेंगे हर डायरेक्शन में। ठीक है, हमने दो ऑब्जर्व कर लिए कि दो वेक्टर्स ऐसे हैं। अब ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा हमारे पास, सेम डीएम है, सेम पोजीशन ऑपोजिट पे, तो एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा। इस डीई के कंपोनेंट्स कर दिए तुम लोगों ने, क्या किए कंपोनेंट्स, इस साइड को एक कंपोनेंट कर दिया, इस साइड को तुम्हारे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया इसका। ठीक है जी, बोलना। सेकंड तुमने नीचे वाले के कंपोनेंट कर दी, इस नीचे वाले का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट इसी के ऊपर आ गया। अब देखो, जिस साइड को एंगल थीटा होता है उस साइड को कॉस आ जाएगा, जिसके दूसरी साइड का साइन आ जाएगा, डीई साइन ऑफ थीटा। इस साइड को भी डीई साइन ऑफ थीटा। इस साइड को दो कंपोनेंट आ गए, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, डीई कॉस ऑफ थीटा और दूसरा डीई कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। 2 टाइम्स लिख दूं मैं यहाँ पे, 2 इंटू डीई कॉस ऑफ थीटा। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास रिजल्टेंट कौन सा आएगा, 2e डी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, बोला यहाँ पे देखते हैं। तो वैसे ही करके तुम्हारे पास सारों को ये 2e डी कॉस थीटा जो भी आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी आएंगे सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे को, इंटीग्रेशन 2 इंटू डीई कॉस ऑफ थीटा करनी पड़ेगी, तब हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी। अभी के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, अभी तो डेरिवेशन पे जा रहे हैं, स्कूल वगैरह में चाहिए होती है हमारे पास डेरिवेशन ही। अभी हमारे पास नेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, E एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग एट अ डिस्टेंस x पे कितनी आएगी, G जो रिंग का मास है, मान लीजिए मैं कैपिटल M लिख देता हूं, कैपिटल M इंटू डिस्टेंस x आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर जो रेडियस है, प्लस ऑफ डिस्टेंस का स्क्वेयर पावर में 3/2 आ जाता है, पावर में कितना आ गया हमारे पास 3/2, दैट इज G कैपिटल M x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर में 3/2 आ गया। इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड कहां आ रही, ये आ रही। अब देखो, अगर मान लिया, अब हमने दो मासेस माने थे D, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ये तो और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का DE और DE का नेट रिजल्टेंट कहां को बन रहा है, इस साइड को बन रहा है। वैसे अगर तुम लोग छोटे छोटे मासेस करोगे ना तो सबका रिजल्टेंट कहां बनेगा, इस साइड को। ये कौन सी साइड है, सेंटर वाली साइड को। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो तो इतनी आ गई, और जो डायरेक्शन आएगी वो इस साइड को आ जाएगी, ये आ गई नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये वेक्टर में लिख दिया, डायरेक्शन का है टुवर्ड्स द सेंटर, इस रिंग के सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट की तरफ को डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, GMX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, बोलना ये आ गई वैल्यू। थोड़ा सा और इस पे देखते हैं, अगर मान लो, क्या पूछ लेते क्वेश्चन का भी बार, कि रिंग के सेंटर पे चले गए, तुम लोग बोला रिंग के सेंटर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, मैं पूछ रहा हूं एट सेंटर वाले पॉइंट पे, एट सेंटर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी तुम्हारे पास, सेंटर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सेंटर पे चले गए, यहां से उठे सेंटर वाले पॉइंट पे चले गए, तो एक्स को क्या कर दिया तुमने, जीरो कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स को लिख देते हैं, क्या कर दिया हम लोगों ने, जीरो कर दिया। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे निकालनी, सेंटर पे एक्स को जीरो किया, एक्स को जीरो करो तो पूरी टर्म जीरो नहीं हो जाएगी, तो पूरी टर्म जीरो होगी, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई तुम्हारे पास, जीरो आ गई। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितनी आती है हमारे पास, जीरो आती है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग कितनी आती है हमारे पास, जीरो आती है। तो दो चीजें कर ली, एक इस पी पॉइंट पे, एक सेंटर पे कर ली हम लोगों ने। अब देखो, एक और चीज यहाँ पे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ सकते हैं हमारे पास यहाँ से, कि ये जो डिस्टेंस है, जैसे ये एक्स डिस्टेंस, हम लोग यहाँ को जा रहे हैं, हमने सेंटर पे निकाली, इधर भी निकाल लिया। अब कोई ना कोई पॉइंट होगा ना जहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो, क्या पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, कोई ना कोई, एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इज मैक्सिमम। क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पे आएगी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पे मैक्सिमम आएगी। तो देखो मैक्सिमम कहां पे आती है, अब हम लोगों ने ये तो निकाल लिया, अगर मैक्सिमम निकालना है तो डीई अपॉन डीएक्स करके करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो कर दे। मैक्सिमम और मिनिमम अगर पढ़ा है हम लोगों ने तो हमारे को पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो करेंगे, हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें तो याद करना है, हमें याद क्या रखना है कि मैक्सिमम कहां पे होती है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ आर बाई रूट 2 वाले डिस्टेंस पे होती है।
कहाँ पे होती है हमारे पास, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, कहीं पे कोई पॉइंट आएगा जहां पे x की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस r बाय x की वैल्यू इस पॉइंट पे, x की वैल्यू पे r बाय रूट 2 पे, चाहे तुम लोग प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है हम लोगों ने, इसके राइट में चले जाओ तब भी बात कर सकते हैं, लेफ्ट में जाना तब भी बात कर सकते हैं, दोनों बातें कि कोई मैक्सिमम पॉइंट तो आएगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कौन सा पॉइंट होगा, r बाय रूट 2, r बाय रूट 2 आ जाएगा, कितना पॉइंट आएगा, r बाय रूट 2, प्लस में बोलो या माइनस में बोलो, ठीक है। अगर इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर e मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए होगी, मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए होगी, तो अब ये क्या किया था हम लोगों ने, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी वो बताया है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी वो बताया हुआ है, कहां पे कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसे आ जाएगा हमारे पास, e मैक्सिमम कैसे आ जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को पुट कर दो, x की वैल्यू r बाय रूट 2 पुट कर दो, बस फिर बाकी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जनरल जैसे कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। x की वैल्यू कितना बोल रहे हैं हम, प्लस में ले लेते हैं, अभी r बाय रूट 2 पुट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय इधर r का स्क्वायर वैसे रहने दिया, प्लस ऑफ x का स्क्वायर दैट इज r बाय रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया, ये आ गया स्क्वायर इसका पावर में 3/2। तो इसको आगे किसी ने सॉल्व करना तो कर सकता है, बस ये याद रखना है, इस वाली चीज को याद रखना हमारे पास। तो हम लोग का सॉलिड स्फीयर भी हो गया, हॉलो स्फीयर भी हो गया, हमारे पास रिंग भी होगी, तीनों की ग्राफ देख, तीसरे का ग्राफ भी देख लेते हैं, रिंग की वजह से भी ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो ये रिंग थी हमारे पास, ये रिंग में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बना के बताना है, ई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बना के बताना है। तो अभी फॉर्मूला तो जो लिखा था उसको रिपीट कर सकते हैं, ग्राफ देखते हैं डायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, इस तरह से बनता कुछ, ये ऐसे करके इंक्रीज करता है, फिर ये डाउनफॉल आता है हमारे पास, और ये ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बाद में हो जाता है हमारे पास, इस तरह से जो ग्राफ आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 आ गया। अब किसी ने बोला स्मॉल r नहीं लिया था आप लोगों ने, डिस्टेंस ही हमारे पास x लिखना होगा, x भी लिख सकते हैं, e वर्सेस x के बीच में बना रहे हैं, e वर्सेस r भी बोल सकते हैं हमारे पास, तो डिस्टेंस ही है जो सेंटर से आगे वाली साइड को जा रहा है, x प्लस x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 हो सकता है हमारे पास। लेफ्ट साइड में सेम ग्राफ ऐसे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में बनाना हो तो सेम ग्राफ ऐसे करके आ सकता है, ऐसे करके इस तरह से आ जाएगा, माइनस r बाय रूट 2 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐसे करके बनाना हो तो सेम सेम ही बनाना, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास ये ऐसे करके बनाना, ये पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ r बाय रूट 2 पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सेम सेम सा रखना थोड़ा सा, ये इस पॉइंट पे ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने थोड़ा सा वहाँ सॉल्व किया था, पूरा तो नहीं किया, बस करना होगा तो कर सकते हो तुम लोग, कि इधर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऐसे करके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिंग के बारे में चीज़ें होगी हमारे पास, ये रिंग के बारे में क्वेश्चन देखो लंबी कैलकुलेशन वाले बनते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमारे पास, लंबी कैलकुलेशन वाले। नीट में तो कोई भी डायरेक्ट ग्राफ उठा के पूछ लेते हैं, या तो जनरल फार्मूला पूछ लेंगे कि इस पॉइंट पे वैल्यू बता दो, या इस पॉइंट पे रिंग की वजह से रिंग के सेंटर बता दो वैल्यूज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन लंबी जाएगी हमारे पास। एट द एंड में अगर हमारे पास क्वेश्चन करने होंगे तो हम करवा देंगे इसके भी, तो जेई वगैरह के लिए करवा दिया करेंगे फिर लास्ट में, अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी तो टॉपिक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, फिर इनके क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे। तो बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे पास नीट के परस्पेक्टिव से, तो इसमें ग्राफ वगैरह और जो फॉर्मूला वो ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो उनको याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिया है कि क्या क्वेश्चन है, समझा देते तुम्हारे को, कि एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट नंबर 1 लिखा, इसका मास देके रखा, गिवन मास क्या है, गिवन देके रखा m1 मास है और रेडियस r1 है। एक और दूसरा प्लेनेट है, एक और दूसरा प्लेनेट है, उसका मास m2 देख के रखा है, रेडियस r2 देख रखा है, इस प्लेनेट को मैंने नंबर 2 दे दिया, ये प्लेनेट नंबर 1 आ गया, ये प्लेनेट नंबर 1 आ गया, ये प्लेनेट नंबर 2 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट्स, कहां पे, सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन बताना है, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले बोल रहे हैं इफ दे हैव इक्वल मासेस, अगर इसका मास और इसका मास सेम है तब रिलेशन बताना है। सेकंड बोल रहे हैं इफ दे हैव सेम डेंसिटीज, यानी कि अगर मान लो मैंने इसकी डेंसिटी ρ1 लिख ली होगी, इसकी ρ2, तो इन दोनों की डेंसिटीज हमारे पास सेम देके रखी होंगी। सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, इफ दे हैव इक्वल मासेस। अच्छा ठीक है, अगर मासेस इक्वल है तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस होती कितनी है, ऑन द सरफेस कितनी होती है। तो ऑन द सरफेस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ऑन द सरफेस का फार्मूला E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, G
m जो मास है डिवाइडेड बाय, अब सरफेस पे निकालने, सरफेस पे इतना आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, gm/r स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं सबसे पहले प्लेनेट नंबर 1 के लिए लिख रहा हूँ, प्लेनेट नंबर 1 लिख लिया, इज इक्वल टू g, जो इस प्लेनेट का मास है m1 डिवाइडेड बाय जो रेडियस है r1 का स्क्वायर आ गया, g m1/r1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लेनेट नंबर 2 के लिए, प्लेनेट नंबर 2 के लिए E2 की वैल्यू कितनी लिख देगी, E2 आ गया हमारे पास g इंटू m2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, R2 का स्क्वायर आ गया। बोले इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, E1 और E2 के बीच में रिलेशन चाहिए, रिलेशन निकालना हो तो डिवाइड कर दिया हमारे पास, तो डिवाइड कर दो, E1 डिवाइडेड बाय E2 कर दिया, क्या किया दिया, E1 डिवाइडेड बाय E2 कर दिया, कर दो इसको डिवाइड। अब देखो इन्होंने क्या बोला, मास इज इक्वल है, तो क्या कर देना तुम लोगों ने, क्या बोला इन लोगों ने, m1 इज इक्वल टू m2 के बराबर बोला हुआ है, m1 किसके बराबर बोला इन लोगों ने, करके वो m1 इज इक्वल टू m2 किया। तो देखो मैं जैसे डिवाइड करूंगा, g तो कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, E1 का R1 स्क्वायर, ये आ गया R1 का स्क्वायर, अब E2 का R2 स्क्वायर नीचे था, ऊपर चला जाएगा, ये यहां से यहाँ R2 का स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ आती है सबको, क्या करना, डिवाइड किए सिंपल, तो जो चीज कैंसिल होगी तो मैंने कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन लिख लिया। अब इतना करना तो आना चाहिए कि डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, डिवाइड कर दिया मैंने, R2 का स्क्वायर लिख दिया और डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, तो ये पहला रिलेशन आ गया जब इक्वल मासेस होते हैं। तो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एकदम, कि मासेस सेम थे तब रिलेशन क्या है। सेकंड है बोला डेंसिटी सेम है, अब पहले डेंसिटी लेके आनी पड़ेगी रिलेशन में हमारे पास। अभी हम लोगों ने रिलेशन लिखा E1 वाला, तो E1 वाले को लिख लेते हैं। अब देखो सेम डेंसिटीज के लिए पहले डेंसिटी लेके आते हैं क्वेश्चन में, G इज इक्वल टू, तो मास का डेंसिटी के साथ रिलेशन पता हमारे को, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, G, तो डेंसिटी लिख देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम। अब प्लेनेट है तो सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड और स्फेरिकल बॉडी थी प्लेनेट, तो 3D में हमारे पास डेंसिटी किस में टर्म है, रो में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा स्फेरिकल बॉडी का, 4/3 पाई जो रेडियस है दैट इज R1 का क्यूब आ गया हमारे पास, 4/3 पाई R1 का क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर लिख लिया तुम लोगों ने। तो देखो G R, यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, यहां पे बच जाएगा सिर्फ R1, G इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई, यहां पे हमारे पास बच गया R1, कितना बच गया हमारे पास, R1 आ गया, G रो 4/3 पाई इंटू R1 आ गया हमारे पास, कितना आ गया R1। वैसे R2 निकाल लेते, E2 निकाल लेते हमारे पास, E2 सिमिलरली लिख देते हैं डायरेक्ट, E2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सेम आ जाएगा, G इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया R2 आ गया, E1/R2, E1/E2 कर दो, तो हम लोगों ने E1/E2 कर दिया, E1/E2, तो G से G कैंसिल, रो से रो कैंसिल हो गया, 4/3 पाई R1/R2। अब तुमने बोला रो कैसे सेम ले लिया, क्वेश्चन बोला सेम डेंसिटी, तो मैंने रो 1 और रो 2, अगर तुमने लिखना ऐसे, यहाँ रो 1 लिख लिया, ये रो 2 बोल दिया, तो इन्होंने बोला है ना रो 1 इज इक्वल टू रो 2, इधर लिख दिया रो 1 इज इक्वल टू रो 2 के बराबर है, रो 1 रो 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो G और G भी कैंसिल हो गया, 4/3 पाई भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, R1/R2 आ गया हमारे पास, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, E1/E2 का कितना रिलेशन आ गया हमारे पास, R1/R2, और जब मास सेम है तो ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, मास सेम है तो ये रिलेशन आ रहा है, डेंसिटी सेम है तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मास देख के रखा है, डेंसिटी टर्म में लाना तो ऐसे करके लाते हैं। अब जो क्वेश्चन में बोला था हमने कर दिया नॉर्मल सा, जो जो रिजल्ट है वो तुम्हारे सामने है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है हमारे पास, जनरल सा क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे करके। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि सेकंड पार्ट हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन जो होंगे बाद में देख लेंगे हम लोग, अभी पढ़ लेते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे हमारे पास, या फिर पहले ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं डिस्कस, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटी क्या होती है सबसे पहले ग्रेविटी, उसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे हमारे पास। सबसे पहले ग्रेविटी क्या होते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है हमारे पास। कैसे, देखिए हम लोगों ने क्या बोला, कोई भी दो मास बॉडीज होंगी ना, कोई भी दो मास बॉडीज हमारे पास, एक मास m1 है और एक मास m2 है हमारे पास, एक मास m1 है एक मास m2 है, तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी दो मास बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, F इज इक्वल टू, अगर स्फेरिकल है तो Gm1m2/r², जनरल तो ऐसे बोल दी करेंगे दो बॉडीज है हमारे पास, तो हमारे पास आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। तो ग्रेविटी क्या अलग चीज है, ग्रेविटी क्या है, अगर बोला कोई बॉडी है हमारे पास, कोई बॉडी है, कोई मास m की बॉडी है हमारे पास, ये स्मॉल m मास की बॉडी, अगर उस बॉडी पे अर्थ अपनी फोर्स लगा रही है, क्या बोलिए, ये मैंने बोलिए अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ बना ली मैंने,
अर्थ है, अर्थ की कुछ डिस्टेंस पे, मान लो सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक मास रखा हुआ है, तो अर्थ जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, अर्थ कब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तब उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, तब उसको बोलते हैं ग्रेविटी हमारे पास। अगर जब अर्थ किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, ऐसे बोल लें, अर्थ कब किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, तब उस केस में उसको बोलते हैं ग्रेविटी, कि जी अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, नीचे को ये फोर्स लगा रही है हमारे पास, ये ग्रेविटी है हमारे पास, ठीक है। तो अर्थ के केस में कैसे, तो अर्थ कैसे लगाएगी इसके ऊपर, अर्थ कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही होगी इस बॉडी के ऊपर, अर्थ कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही होगी इस बॉडी के ऊपर, दैट इज एफ इज इक्वल टू, इसका लिख देंगे एम इनटू जी, लगा रही इतनी फोर्स लगा रही होगी, दैट इज वेट ही बोल देंगे हम लोग इस बॉडी का, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, इतनी फोर्स लगा रही है हमारे पास, इतनी फोर्स लगा रही होगी हमारे पास ग्रेविटी। नेक्स्ट देखना, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ग्रेविटी को हमारे पास अर्थ ग्रेविटेशन पुल भी बोलते हैं, ग्रेविटी को हमारे पास अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी हमारे पास ग्रेविटी को बोलते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लिखा मैंने, ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं हमारे पास, मिटाना था हम लोगों ने। मान लीजिए मेरे पास कोई अर्थ ही मान लेते हैं, जल्दी करते हैं चीज़ों को, ये अर्थ मान लिया मैंने, अर्थ मान लिया, यहाँ पे छोटा सा मास m रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा मास m रखा हुआ है, m रखा हुआ हम लोगों ने, तो अर्थ क्या कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द क्या कर रही है, सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने सेंटर से वहाँ तक डिस्टेंस टोटल r ले लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया, स्मॉल r डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। तो अर्थ का मास ले लेते कैपिटल M और रेडियस ले लिया कैपिटल R, अर्थ का मास कैपिटल M और रेडियस ले लिया कैपिटल R, ये मास M है हमारे पास, छोटा m, तो अर्थ क्या कर रहा है, इसको अपनी साइड को खींच रही है अर्थ, किस फोर्स से, कैपिटल F फोर्स से। तो हम लोगों ने तो बोल दिया कि कैपिटल F फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, mg के बराबर है, mg लिखे हुए m इंटू जी के बराबर है। तो अर्थ क्या कर रही है, उसको वेट फोर्स, जो इसका वेट है उस फोर्स के साथ उसको खींच रही है, बोला ये वाली फोर्स तो हमारे पास, ये वाली फोर्स m इंटू जी लिखा हम लोगों ने, ये वाली फोर्स तो ग्रेविटी, अब ये सर्कुलर बॉडी है, ये वाली पॉइंट बॉडी हमारे पास, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, F फोर्स को g, अर्थ का मास, स्मॉल बॉडी का मास, इनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, m इंटू जी लिख दिया हम लोगों ने, वेट के बराबर लिख दिया m इंटू जी, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है हमारे पास, जी m बाय r का स्क्वायर, कितना आ गया, स्मॉल g कितना आ गया तुम्हारे पास, जी m बाय r का स्क्वायर, ये जो होती है, ये जो आया हमारे पास जी m बाय r का स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो इस मास को अपनी तरफ खींच रही है, किस एक्सेलेरेशन के साथ खींच रही, इस एक्सेलेरेशन के साथ खींच रही है, जी बोलो या फिर ए इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। ए कैसे बोल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना अर्थ ही खींचती है। अब मान लीजिए किसी प्लेनेट की बात करता हूँ, जनरल कोई प्लेनेट ले लिया मैंने, कोई भी प्लेनेट ले लिया, इसका मास एम ले लिया और रेडियस आर ले लिया, इस पे कोई बॉडी, यहाँ पे मास एम, स्मॉल एम मास बॉडी, तो ये प्लेनेट भी क्या कर रहा होगा, इसको नीचे खींच रहा होगा हमारे पास, या फिर अच्छा नीचे खींच रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच रहा है, एफ जी लिख देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ये वाली मास बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है एफ जी के साथ, इस पे फोर्स लग रही है इतनी वाली, तो ये बॉडी इस वाली साइड को आएगी ए एक्सेलेरेशन के साथ, इस साइड को आ रही है ए एक्सेलेरेशन के साथ, ठीक है बोलो। तो हम बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है ए एक्सेलेरेशन के साथ, ए क्या ले लिया हम लोगों ने, ए ले ली, एक्सेलेरेशन ले ली, एक्सेलेरेशन, तो न्यूटन लॉज के हिसाब से F इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, m इंटू ए भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, m इंटू ए के लिख सकते हैं। तो फोर्स किसके बराबर यहाँ पे कर देंगे, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए, m से m काट दिया, एक्सेलेरेशन वही नहीं आ गई जी एम बाई आर स्क्वायर। पर ये जनरल किसी प्लेनेट के लिए, ये जनरल किसी प्लेनेट के लिए, अर्थ के लिए क्या लिख लेते हैं, जी एम बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैसे रहेगा, अर्थ का मास और सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस, और यहाँ पे जो प्लेनेट का मास होगा वो और डिस्टेंस जितना होगा वो, फॉर्मूले सेम ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सही है कि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। बोला हम लोगों ने तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि जी की वैल्यू तो हम 9 पॉइंट ले रहे हैं, ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जी एम बाई आर का स्क्वायर, जी एम बाई आर का स्क्वायर, वहां पे कैसे आती है वो जो वैल्यू। अब देखो हम जो जितनी भी चीजें सॉल्व कर रहे थे, हम वहां पे काइनेमेटिक्स में जितनी भी चीजें सॉल्व करते हैं,
तो वो करते हैं अर्थ के सरफेस से पास लेके कि जी हमने पत्थर को उड़ा दिया तो कितना चला जाए 10 मीटर 20 मीटर ऐसे चला गया। तो उस केस में हम जी की वैल्यू बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास ले रहे होते हैं, जी की वैल्यू वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। व्हेन ऐसे लिख देते हैं, व्हेन स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब क्या होगा, अर्थ के सरफेस से बहुत पास है बॉडीज, क्या है, बॉडी इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, बॉडी इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस बड़ी क्लोज होगी। तो क्या लिख दिया, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल आर का स्क्वायर। कितना आ गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। इस वैल्यू को इधर वैल्यू पुट करके, जी हमारे को पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है हमारे को, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है हमारे पास, इस सब वैल्यूज को पुट करके हमारे पास कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो किसी को ना पता हो तो जी की वैल्यू तो हम लोगों ने बता रखी है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है 6 इंटू 10⁻24 के जी होता है, 6 इंटू 10⁻24 के जी होता है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ लिख दिया मैंने, चाहे मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर में आ जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलो, मास होता है 6 इंटू 10⁻24 के जी आ गया हमारे पास। इनको वैल्यूज को पुट करके कितना आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जनरली में क्या यूज कर लेते थे, जी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10, एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन की यूनिट कितने आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट कितने आ गए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया हम लोगों ने, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, या फिर 10 जनरल में यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, वो कब आती है पर वैल्यू, जब हमारे जो मास बॉडी है दैट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तभी इसको यूज किया जाता है। ऐसे जनरली हम इसी को यूज करेंगे, दिस इज, ये फॉर्मूला यूज किया करेंगे हमारे पास। तो ये आती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे पास, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें, कैसी, एक सबसे पहले आ गई हमारे पास बात बोलना कि जी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, जी की जो वैल्यू आई हमारे पास, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो, अगर तुम्हारे पास दिया होगा मास इज कांस्टेंट, अब देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखो, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखो, तो जी की जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आ रहा है, जी एम बाई आर का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आ रही है हमारे पास, जी एम बाई आर का स्क्वायर, मतलब ये मास बॉडी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये जो जी है, या फिर ए या फिर जी लिख देते हैं, ए और जी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द गिवन बॉडी, मास ऑफ गिवन बॉडी, या फिर तुम बोल सकते हो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसके मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसके ऊपर जी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जी डिपेंड नहीं करता। तो यहां से बड़ी अच्छी थ्योरी निकल के आती है। अगर बोला दो बॉडीज हैं, एक मान लो 100 किलो की बॉडी तुम्हारे पास, एक 100 kg की बॉडी है, और एक 0.1 kg की बॉडी हमारे पास। अगर हम बोल रहे हैं कि जी जो प्लेनेट पे, या मान लिया प्लेनेट का सरफेस है, ये मान लिया सरफेस आ गया, ग्राउंड आ गया हमारे पास, ग्राउंड पे किसी हाइट पे, सेम हाइट पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ऐसे करके हमारे पास, सेम ऑब्जेक्ट्स, सेम हाइट पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे एच और एच। अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो नीचे को लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो ग्रेविटी बोली हम लोगों ने, नीचे को जो लगने वाली फोर्स है दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू, ये जो लग रही है हमारे पास, अगर ये सेम है दोनों पे, ये मास बॉडी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ये मास बॉडी पे डिपेंड तो सेम लग रही है दोनों बॉडीज पे, तो अगर वैक्यूम हुआ यहाँ पे, अगर क्या हुआ, वैक्यूम हुआ यहाँ पे, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो दोनों बॉडीज अगर यहाँ से छोड़ी जाए, यहाँ से रिलीज की जाए, यहाँ से रिलीज की जाए, तो वो दोनों सेम टाइम में यहाँ पे जाके हिट करेंगी, क्या करेंगी, सेम टाइम में यहाँ पे जाके हिट करेंगी। समझ आई बात सबको? अब एयर रेजिस्टेंस होता तो बॉडी हल्के वाली रुक भी सकती है, तो अगर सेम हमारे पास सरफेस से इधर से सेम हाइट से यहाँ पे इनको छोड़ा जा रहा है, तो सेम टाइम में नीचे गिरती है जाके। ठीक है, तो ध्यान रखनी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, ये वाली बात आ गई मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब इसमें कि स्मॉल जी को हम लोग ने अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना तब कैसे आएगा हमारे पास, डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तब कैसे आएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या चीज याद रखनी सबने कि जो जी होता है हमारे पास, मास बॉडी, जो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसके मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता हमारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बहुत बातें हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले जी किसके बराबर आ गया, जी इज इक्वल टू आ गया जी कैपिटल एम
डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने, जी इज इक्वल टू जी एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर लिख लिया। अगर अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा दूर है बॉडी, अर्थ के सरफेस से दूर है हमारे पास बॉडी, ठीक है जी बोलना, अर्थ के सरफेस से दूर है तो जी एम बाई आर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, जी एम बाई आर का स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर की तरह एक्ट करेगी, एक सॉलिड स्फीयर की तरह एक्ट करेगी, सॉलिड स्फीयर जिसका मास एम था, रेडियस कैपिटल आर था, मास एम रेडियस कैपिटल आर था। तो मास कैपिटल एम में तो हमें पता है कि 3D है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, मास पर वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, कितना आ गया हमारे पास m बाय 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। मास m की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब कर दिया हम लोगों ने, इंटू डेंसिटी रो लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का क्यूब लिख दिया, कितना लिख दिया हम लोगों ने, स्मॉल आर का क्यूब। अगर अर्थ से सरफेस दूर है, अगर हमारे पास दिया है इफ बॉडी इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, इफ बॉडी इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बॉडी क्लोज है हमारे पास, इफ द बॉडी इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पे आर स्क्वायर आना था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर था, तो जी इज इक्वल टू जी इंटू, मैं मास की वैल्यू पुट कर देता हूँ साथ साथ में, 4/3 पाई इंटू यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब इंटू रो है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाना था, आर का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने, आर स्क्वायर से आर कैंसिल जितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 4/3 पाई जी इंटू रो इंटू कैपिटल आर, ये आ जाता हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ गया। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ज्यादातर ये यूज करने को मिलेगा हमारे पास क्वेश्चन में, 4/3 पाई कैपिटल जी इंटू रो इंटू आर आ गया हमारे पास, 4/3 पाई जी रो इंटू कैपिटल आर आ गया हमारे पास ये चीज। तो दो चीजें आ गई, एक आ गया जी एम बाई आर का स्क्वायर, एक आ जा रहा है रेडियस के साथ, अगर क्लोज टू अर्थ सरफेस है वैसे बात कर लेते हैं, जी आ जा रहा है जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, जब और एक आ जा रहा है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना आ गया 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी रो इंटू आर। तो एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन आती है सर, यहाँ पे देख रहे हैं तो जी का जो रिलेशन आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है, अगर कैपिटल आर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे तो आप बोल रहे हो कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है हमारे पास, तो हम किसको यूज करें, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज है कि जी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो देखो अगर तुम्हारे पास गिवन है क्वेश्चन में, इफ क्वेश्चन में गिवन किया जाता है कि मास कांस्टेंट है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है मास कांस्टेंट है तुम्हारे पास, तो तुमने इसको यूज करना है, दैट इज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है रो इज कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट देके जा रही है क्वेश्चन में, अगर डेंसिटी क्वेश्चन में कांस्टेंट देके जा रही है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो g के लिखोगे तुम लोग g इज इक्वल टू g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r लिखोगे, तब क्या लिखोगे g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इस तरह से देखते हैं हमारे पास ये दो कर लिए हम लोगों ने, दो चीजें कर ली कि अगर मास कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे और डेंसिटी कांस्टेंट है तब क्या करेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना हमारे पास। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटे से ऊपर हो जा रहा है लेक्चर, फिर ऐसे बहुत लंबा सा हो जा रहा है, तो बाकी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है, ओके, थैंक यू।